हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार फ्रॉम एडुफॉर्म। हम आज एक स्पेशल टॉपिक बीच में लेके आया हूँ मैं, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का डी फॉर्म सेकंड ईयर का ये टॉपिक है। इसमें आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल, और इन्वेंट्री कंट्रोल में भी पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा LIFO एंड FIFO। LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल का एक कंसेप्ट है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, कैसे होता है, इस पर एक वीडियो हम आगे बनाएंगे जब हमारा ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट के सीरीज जब स्टार्ट होगी। अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण मैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन किसी आपके ही हमारे एक फ्रेंड की क्वेरी थी LIFO और FIFO को लेकर, तो मैंने सोचा शायद ये शॉर्ट आउट कर दूँ तो बाकी उनका जो ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, और ये जहाँ पर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था उसको दूर करने में मदद करूँ। लेकिन इसके साथ मैं बता रहा हूँ कि इन्वेंट्री कंट्रोल हम जब स्टार्ट करेंगे हमारा ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें पूरी मेथड जो इन्वेंट्री कंट्रोल की जितनी भी मेथड्स है वो डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करेंगे LIFO एंड FIFO। ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं पर्टिकुलर हमारे एक मित्र के लिए। अब बात करते हैं, जब LIFO FIFO को समझना है तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री आपने जो अभी तक पढ़ा है, इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरह से पढ़ा है मुझे पता नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हाँ ज़्यादा पैसा हमारा लगना नहीं चाहिए, ये हमारा काम होता है, ये इन्वेंट्री को मेंटेन करने का हमारा काम होता है। अब एक्चुअल में बात आती है कि आप इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है। एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है? एंडिंग इन्वेंट्री इज द वैल्यू ऑफ गुड स्टिल अवेलेबल फॉर द सेल एंड हेल्ड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अब एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो एक ऐसा गुड्स है जो आपके पास अवेलेबल है, अभी वर्तमान में कंपनी के पास है, अब उसको बेच सकती है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पीरियड है आपका मानने के लिए, 1 महीना, 1 साल, 6 महीने, जो आपका एक पर्टिकुलर पीरियड है उसमें आपने एक एंडिंग इन्वेंट्री को क्लोज करा। तो आपने सपोज करो 1 महीना है, 1 तारीख से चालू किया और 31 तारीख तक बेचा या 30 तारीख तक बेचा, उसके बाद जो आपके पास एंड में प्रोडक्ट बचा है वो आपका एंडिंग इन्वेंट्री है, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या इन टर्म्स ऑफ आइटम्स, ठीक है। जनरली हम टर्म्स में इसके वैल्यू में बात करते हैं। द डॉलर अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मल्टीपल वैल्यूएशन मेथड। आप इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको इतना मालूम है कि एक एंडिंग इन्वेंट्री होती है जो हमने स्टार्ट किया 1 साल के लिए ले सकते हैं, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जो आपकी कंपनी का सिस्टम है उसके हिसाब से आपने एक पीरियड बनाया, उस पीरियड में आपने बेचा, उसके बाद जो बचा वो आपका एंडिंग इन्वेंट्री है। इसकी वैल्यू आप अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Although the physical number of units in ending inventory is the same under any method, आप किसी भी मेथड से काम करेंगे उसकी जो फिजिकल नंबर है वो सेम आएगा। प्राइस जो वैल्यू है वो डिफरेंस आ सकती है, लेकिन नंबर जो फिजिकल नंबर है 5 है तो 5 ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक मेथड से आप निकालेंगे तो 7 आइटम आ रहे और एक मेथड से निकाले 5 आ रहे, 1 से 25 आ रहे, ऐसा नहीं होगा। आइटम नंबर सेम रहेंगे, सपोज करो 15, लेकिन वैल्यू जो रहेगी वो चेंज हो सकती है। द डॉलर वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज अफेक्टेड बाय द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चूजन बाय मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जिस वैल्यू को चूज करता है उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकलेगी, ठीक है, मेथड को। एट its most basic level, ending inventory can be calculated by adding new purchase to beginning inventory, then subtracting the cost of goods sold. Cost of goods sold, COGS। अब क्या होता है, मेन जो आपने देखा होगा वहां क्या होता है, फार्मा में भी यही होता है जनरली, कि आपके पास जो होल्ड है प्लस आपने जो खरीदा है, पहले आपके पास 20 स्ट्रिप थी पैरासिटामोल की, आपने 10 स्ट्रिप खरीदी, आपके पास 30 हो गई, आपने 15 बेच दी, आपके पास 15 बची, ठीक है। अब आपके पास इन्वेंट्री देखना है तो 15 स्ट्रिप की जो आपने बेचा है उसकी कॉस्ट खत्म कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS, तो आपके पास जो 15 स्ट्रिप बची उसकी कॉस्ट आपने देख ली, तो आपके पास इन्वेंट्री एक निकल के आ गई कि इतने रुपए की बची है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, एंडिंग इन्वेंट्री इज अ नोटेबल असेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की सबसे पहले नोटेबल असेट्स है। इट इज एसेंशियली टू रिपोर्ट एंडिंग इन्वेंट्री एक्यूरेटली, स्पेशली व्हेन ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग। जब आप फिनेंसिंग की बात करने आते हैं, जब फिनेंसिंग का काम होता है आपका, तो वहां पर एक्चुअल इन्वेंट्री होना चाहिए। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन टिपिकली रिक्वायर दैट स्पेसिफिक फाइनेंशियल रेशो सच एज डेट टू
असेट्स। इन लोगों को क्या है, डेबिट टू असेट्स, भाई कितना डूबा और कितना असेट्स हमारे पास, ये देखना पड़ता है ना। और डेबिट टू अर्निंग, आपका अर्निंग कितना हुआ, रेशियो द मेंटेन बाय द डेट ऑफ ऑडिट, ऑडिट के समय इनको ये करके रखना पड़ता है। फाइनेंशियल एज पार्ट ऑफ द डेब्ट कन्वेंट, ठीक है। फॉर इन्वेंट्री रिच बिजनेस सच एज रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लोजली मॉनिटर्ड बाय इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। अब यदि आपका बड़ा बिजनेस है, कुछ रिटेल आपका बड़ा है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो ऑडिटर होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं और क्रेडिटर जो अपने पैसा लगा रखा है वो आपकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी, मैंने देखेंगे ना, चेक करेंगे भाई, वो बोलेंगे लाओ आप तो स्टेटमेंट लाओ, हम चेक करते हैं। इन्वेंट्री में आल्सो नीड टू रिटर्न डाउन फॉर द वेरियस रीजन इंक्लूडिंग थेफ्ट, यदि चोरी हो गई तो समझ में आता है। मार्केट वैल्यू डिक्रीज यदि हो रही है तो इसलिए भी आपको इन्वेंट्री देख के रखना चाहिए कि इन्वेंट्री कितनी है, हमारे पास कितना है। बड़ो हमारे पास 50,000 कोई आइटम है और उसकी मार्केट वैल्यू अभी 100 रुपए है, और उसकी मार्केट वैल्यू अचानक से, शेयर की बात कर लेते हैं, आपके पास 5,000 शेयर पड़े हैं और उनकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये, और धड़ाम से यदि शेयर नीचे गिरता है और उसकी मार्केट वैल्यू 20 रुपये हो जाती है तो आपका कितना लॉस हो जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्वेंट्री मार्केट वैल्यू में डिक्रीज इफ देयर इज ए लार्ज डिप इन कंज्यूमर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड एकदम खत्म हो गई। इसी तरह मैं ऑब्लेसेंस में आकर इफ द न्यूअर वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट इज रिलीज, यदि आपने कोई नया बाइक, कोई बाइक इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, अब आपके पास क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, सेम सीरीज का बाइक किसी ने आपने फिर निकाल दिया उसी में, तो आपकी जो करंट इन्वेंट्री है वो रुक जाएगी, नई सेल उसी प्राइस में दूसरा प्रोडक्ट आप ही ने निकाल दिया तो क्या हो गया, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि LIFO क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। Last in first out in one of the three common method are allocating cost of ending inventory and cost of good sold। मतलब आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो और उसकी कॉस्ट क्या है, इस पे बात हम करते हैं जनरली, ठीक है। इट अज्यूम्स दैट द मोस्ट रिसेंट आइटम परचेज बाय द कंपनी वर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स दैट वर सोल्ड earliest in the accounting period. In other words, it assumes that the last item ordered are sold first। मतलब इसमें सीधा सीधा सा ये बोलना है कि आपने ऑर्डर दिया, जो अभी माल आया वही माल आपको बेचना है, इसमें सीधी सी बात ही है। The cost of the most recent item purchased are allocated first to जो गुड्स आपने सेल किया है, ठीक है। वाइल द कॉस्ट ऑफ ओल्डर परचेस आर अलोकेटेड टू द एंडिंग इन्वेंट्री, जबकि आपके पास जो ओल्डर परचेस पड़ी हुई है वो उसके लिए उसको काय में यूज करोगे आप, एंडिंग इन्वेंट्री शो करने में। और जो अभी प्रोडक्ट आपने जो एक इन्वेंट्री ली, मानने के लिए आपने 100 रुपए में 20 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 100 रखी है आपके पास, 100 पैरासीटामोल की स्ट्रिप आपके पास रखी है, 20 रुपए पर स्ट्रिप में खरीदी थी। अब 100 पैरासीटामोल की, अब 150 या 200 पैरासीटामोल की स्ट्रिप आपने फिर खरीदी, लेकिन ये 25 रुपए स्ट्रिप में खरीदी, तो अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बोलोगे आपने खरीदी और इसको तुरंत बेच दी, तो 25 रुपए में खरीदी और 25 रुपए में बेच दी। सपोज करो आपने 150 स्ट्रिप खरीदी और 150 स्ट्रिप ही बेच दी, तो यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब आपने जो कमाया, जो बेचा है, उसकी कॉस्ट आपने निकाल ली 25 रुपए के हिसाब से, और जब आप इन्वेंट्री शो करोगे तो वो करोगे 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपके पास 100 स्ट्रिप जो पुरानी रखी है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसमें आप इस तरह से देखते हैं। फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा मेथड हमारा जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, द ओल्डेस्ट आइटम परचेज बाय द कंपनी वर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स दैट वर सोल्ड अर्लीस्ट। इसका मतलब यह हो गया कि आपने जो पहले खरीदा है वो पहले बेचेंगे और दूसरा आके अभी रखा जाएगा। ये पहले हमने क्या बात करी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आपने अभी खरीदा अभी उसको बेच दिया, उसी प्रोडक्ट से अभी बना लिया। इसको आप अपनी फार्मा इंडस्ट्री से अलग लेके चलना, फार्मा इंडस्ट्री से लेके चलोगे तो आप बोलोगे सर जो पुराना माल है वो तो एक्सपायर हो जाएगा। ये इन्वेंट्री कंट्रोल की एक मेथड है, ये जरूरी नहीं है कि फार्मा से ही हो, हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी फार्मा समझने की जरूरत नहीं है। अभी समझो कि हमने LIFO में क्या किया, ड्रग, जो भी चीज़ हमने अभी खरीदी उसी से प्रोडक्ट बनाया या उसी को हमने वापस बेच दिया, और जो पुराना हमारे पास था उसको इन्वेंट्री में शो कर दिया। सपोज करो हमने 50 रुपये खरीदे, 50 आइटम थे, हमने 100 खरीदे, 100 खरीद के 100 बेच दिए, 50 हमारे पास वापस है, ठीक है। इसमें क्या होता है FIFO में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, कि आपने जो 50 आइटम आपके पास थे और 100 आपने खरीदे,
अब आपने 50 तो वो बेचे और 50 इसमें से बेचे। ये आपका सिस्टम हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। तो आपके पास जो 50 अब बचेगा वो क्या है, नया वाला। अब नया वाला बचा है तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या रहेगी, नई वाली। अभी एग्जांपल से मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर वेट एवरेज कॉस्ट WAC, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये क्या करेंगे, टोटल का एवरेज वेट निकाल लेंगे। सपोज करो आपके पास 50 पुरानी इन्वेंट्री है, 100 नया आइटम आ गया, 150। पहला 20 रुपए से खरीदा था, दूसरा 30 रुपए से खरीदा, ठीक है। तो 20 रुपए से खरीदा तो 100 पहले का हो गया, और 30 रुपए से ये खरीदा 100, तो 300 ये हो गया, 400 बटे 150। इससे आप प्राइस निकाल लोगे। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री। सपोज करो कोई कंपनी है, यहां से इस एग्जांपल से सारी चीजें समझने की बात आ जाएगी कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस, यानी हम जुलाई की बात करते हैं कि जुलाई में उसने जो भी बेचा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसने आखिरी में हमको 200 आइटम दिए। इसको हम समझ के चलते हैं कि ये हमारी पैरासीटामोल की स्ट्रिप है 200 रुपए की, 200 स्ट्रिप। ये हमने खरीदी थी जुलाई में 20 रुपए पर स्ट्रिप से, ठीक है। तो ये हमारा बिगिनिंग बैलेंस है, इसी को हम ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया कि साहब हमारे पास 200 स्ट्रिप है जो हमने 20 रुपए से खरीदी थी, तो हमारे पास अभी इन्वेंट्री कितनी हो गई, 4000 रुपए की, ठीक है। 4000 रुपए का माल हमारे पास है जो हमने जुलाई से अगस्त की ओपनिंग में खरीदा। अब अगस्त में बात करते हैं। अगस्त में हमने 1 अगस्त, 12 अगस्त और 23 अगस्त 3 को हमने अलग अलग परचेसिंग करी। कैसी परचेसिंग करी, 500 स्ट्रिप खरीदी, ये हमने 20 रुपए के भाव में खरीदी। फिर हमने 100 स्ट्रिप खरीदी तो रेट बढ़ गए, लॉकडाउन लग गया, तो 24 रुपए के भाव में खरीदी। फिर 200 स्ट्रिप हमने खरीदी, वो हमने 25 रुपए के भाव में खरीदी। तो कॉस्टिंग क्या हो गई, 10,000, 2400 और 5000। तो टोटल हमारे पास कितनी रही, अगस्त में हमारी जो इन्वेंट्री थी, यानी कि हमने 800 स्ट्रिप तो खरीदी और 200 हमारे पास पुरानी थी, तो टोटल हमारे पास आइटम कितना हो गया, 1000 स्ट्रिप। ये 1000 स्ट्रिप हमारी वैल्यू कितनी बनी, 21,400 की। बट अब हमने इसमें सेलिंग नहीं बताई कि हमने कितना बेचा। अब हमने सितंबर में जब ओपनिंग करी तो हमारे पास 300 स्ट्रिप निकल के आई ओपनिंग बैलेंस के। हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 300 स्ट्रिप की है। अब आपने इतना समझो, मतलब यहाँ 1000 थी, यहाँ 300 है, तो हम 700 बेच दी, ये फिक्स हो गया ना। 700 बेची, 300 ये है, ये ऊपर की 1000 हो गई। मतलब ये 1 सितंबर को जब हमने इन्वेंट्री दी, जो ओपनिंग बैलेंस था वो 300 दी, हमने 700 स्ट्रिप बेच दी। अब 700 स्ट्रिप बेच दी तो अब हमारे पास इन्वेंट्री कितने की रहेगी, हमारे पास जो 1000 स्ट्रिप का माल था वो 21,400 का था। अब ये जो 300 स्ट्रिप है ये कितने की रहेगी, यही हमारी इन्वेंट्री है। अब यदि हम यहाँ समझते हैं कि यदि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली मेथड से काम करते हैं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आप काम करेंगे तो यहाँ समझने की कोशिश करो। सबसे आखिरी में कौन सी आई, 200 स्ट्रिप। 200 स्ट्रिप किस भाव से आई, 25 रुपए के हिसाब से, तो आपका कितना हो गया, 5000 रुपए। फिर 100 स्ट्रिप हमने ली, वो कितने रुपए गए, 24, तो ये 2400 रुपए हो गए। फिर हमने यहां से कितनी बेचेंगे, ये स्ट्रिप तो हमारे पास रखी रहेगी, यहां से हम बेचेंगे 400 स्ट्रिप, बराबर ना। यहां से 400 स्ट्रिप बेचेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8000 रुपए की। तो 200 ये और 100 यहाँ की बचेगी, वो कितनी हो जाएगी, 300 स्ट्रिप। तो ये 300 स्ट्रिप आ गई। अब इस 300 स्ट्रिप का वैल्यूएशन यदि हम निकालते हैं तो 200 का कितना आ रहा है, 4000, और यहाँ की जो 100 स्ट्रिप आएगी उसका वैल्यूएशन कितना आएगा, 2000। तो टोटल हमारा कितना हो गया इन्वेंट्री कॉस्ट, 6000। अब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हमने बात करी कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो 6000 रुपए की इन्वेंट्री, हमारा जो माल फंसा हुआ है हमारे पास वो 6000 रुपए का है। वो कितने में खरीदा कितने में बेचा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे पास 300 स्ट्रिप है, जो हमारे पास 1 अगस्त को 4000 की इन्वेंट्री थी, वो हमारे पास 1 सितंबर को 6000 रुपए की इन्वेंट्री है। यहाँ पर हमारे पास 200 यूनिट थी, यहाँ पर हमारे पास 300 यूनिट है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में से 200 स्ट्रिप ये बिक जाएगी, बराबर ना। 500 स्ट्रिप ये बिक जाएगी, 500 200 कितनी हो गई, 700 स्ट्रिप हो गई। 700 स्ट्रिप हमने बेच दी कितने की,
14,000 की। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेंट्री की, तो हमारे पास इन्वेंट्री कितनी बची, 200 ये जो 23 तारीख को खरीदी और जो हमने 12 तारीख को खरीदी 100 को, तो कितनी हो गई, 5,000 रुपये की हमने 23 तारीख को खरीदी थी और ये 12 तारीख को, तो ये हो गई हमारी 7,400 की। तो जो हमारी सेकंड मेथड है उसमें हमारी इन्वेंट्री हो रही है 7,400 की। अब एक और मेथड है, एक और मेथड क्या है, एक और मेथड में हमने ये करा कि 21,400 हमारा टोटल अमाउंट है, जिसको हमने बात करी थी एवरेज मेथड जो हम बोलते हैं, 21,400 हमारा टोटल अमाउंट है, इतने की वैल्यू है, तो हमने क्या करा 1,000 से उसको डिवाइड कर दिया, टोटल आइटम डिवाइड कर दिया जितनी वैल्यू है, तो एक आइटम की वैल्यू निकल के आ गई। जब एक आइटम की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई आपकी 21 रुपये 40 पैसे, या डॉलर में बात करो तो 21 रुपये 40 डॉलर, इसको आप 700 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका सेलिंग कॉस्ट आ गई। और आप इसको बचाएंगे यदि 300 स्ट्रिप से, तो आपकी कितनी आ गई 6,420। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे इन्वेंट्री एवरेज कॉस्ट से, तो 6,420। अब इसमें आपने रेंडम बेचा था, किसी को भी बेच दिया, एवरेज वाइज हम बात कर रहे हैं, हम ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, हमने उससे कोई मतलब नहीं, हमने हमारे पास 1000 चीज़ें थी, उसमें 700 बेच दी, तो हमारे पास क्या बचा एवरेज कॉस्ट से 6,420 की हमारी इन्वेंट्री रही। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारी 7,400 की इन्वेंट्री रहेगी, और लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 6,000 रुपये की इन्वेंट्री रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है, इस इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। यदि आप फार्मा इंडस्ट्री में ये लगाएंगे कि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करें, तो जो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा सॉरी, और फर्स्ट इन में यदि कोई हमारा मॉलिक्यूल रखा है या कोई प्रोडक्ट रखा है तो वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये भी एक मेथड है, हम बात कर सकते हैं इसमें ये कहाँ पर फ़ायदा है, जैसे कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जितना पुराना होगा उतना फ़ायदे का होगा, या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना है कि मुझे इतने रुपए का माल दुकान में रखना है, तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। फिर आप हमारा जितना भी आयरन इंडस्ट्री है, लोहा सरिया, उसमें आप ये कर सकते हो कि भाई यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और वैल्यू भी कम रहेगी, क्योंकि कम रेट में खरीदी है, तो इसलिए हम जो वर्तमान में खरीदा उसको वापस भेज दें। जो चीज़ खराब नहीं हो सकती उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। यदि ब्रेड इंडस्ट्री में आप ऐसा करने की सोचोगे तो पॉसिबल है क्या, नहीं, वहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही आपको करना पड़ेगा। ये दोनों मेथड होती है, LIFO और FIFO। शायद मेरे हिसाब से सब लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो, यदि नहीं हुआ तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है, मैं और भी इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।